गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। का नाम क्या है? स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अब देखिए, स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो चैप्टर है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये भी ये उन चैप्टर में से आता है जो 100% कन्फर्म है, जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, चाहे वो 5 मार्क्स का आए चाहे वो 10 मार्क्स का आए। ठीक है जी, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। फॉर्मुलेशन बेस है, मैक्सिमम फॉर्मुलेशन बेस है, प्लस कॉन्सेप्ट बेस है ये चैप्टर। ठीक है जी, इसको अच्छे से समझेंगे। टेक्निकल चैप्टर भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अब देखिए, ये जो चैप्टर का नाम है, दो टर्म्स को जोड़कर बनाया गया है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। सबसे पहला वर्ड क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों? कहते हैं ना मेरा स्टैंडर्ड है, लेवल है। स्टैंडर्ड, आपने अगर सेकंड ग्रुप कर रहे हो तो सेकंड ग्रुप में आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर में, स्ट्रेटेजिक एज चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट किया होगा, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में आपको क्या बताया जाता था कि स्टैंडर्ड, बेंचमार्क क्या है? स्टैंडर्ड है जो एक फर्म सेट करती है अपने इंडस्ट्री को लीडर को देखकर, अपने इंडस्ट्री के लीडर को देखकर एक लेवल सेट करती है। राइट, अपने इंडस्ट्री के, कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ आपकी फर्म बिलोंग करती है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स है, चाहे वो एफएमसीजी है, कोई भी इंडस्ट्री के साथ अगर आपकी फर्म बिलोंग करती है, आप अपनी इंडस्ट्री में क्या करते हो? टॉप लीडर को देखते हो, टॉप को देखते हो, टॉप फर्म को देखते हो, और उनके अकॉर्डिंग अपना स्टैंडर्ड, अपना बेंचमार्क सेट करते हो कि हम इनके लेवल पर, इनके तरीके से ही, इनके बेस पे ही क्वालिटी सेट करेंगे, क्वालिटी लेकर आएंगे प्रोडक्ट की। ठीक है जी, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड। अगर आप जनरल लेवल पे बात करिए, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा उनकी बात करते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड समझने का सिंपल आसान तरीका क्या है? अब देखिए, हर चीज में हम पहले कुछ प्री एस्टिमेशन कर लेते हैं, प्री एस्टिमेशन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि जो हमारी वीडियो लेक्चर्स हैं, इतने जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियोस हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, वो इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, या फिर इतने नंबर ऑफ आवर्स में खत्म हो जाएगा। तो वो क्या है? स्टैंडर्ड है। हम पहले प्री एस्टिमेट करते हैं कि इतने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे, इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है जी। नंबर 2, आप कोई भी काम करते हो, आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो कि हाँ मुझे क्या करना है, ये चैप्टर 2 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है। ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया चैप्टर का कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर मुझे चैप्टर ये वाला रिवाइज करना है, फिनिश करना है। ठीक है जी। अब अगर कोई बिजनेस एंटिटी की बात करें, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया कोई काम करने का, स्टैंडर्ड सेट किया, मटेरियल के रिलेटेड हो सकता है, लेबर के रिलेटेड हो सकता है, ओवरहेड के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के लिए। पहले हम चैप्टर में बाद में जाएंगे, पहले टर्म्स को समझेंगे। स्टैंडर्ड आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर जनरल लेवल पर, आप जनरल लेवल पर समझे, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? कोई भी लेवल हम फिक्स करते हैं, जो सेट करते हैं, प्री डिटरमाइंड करते हैं, प्री डिटरमाइंड करते हैं कोई भी काम का एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले। राइट, क्योंकि हम उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल। ठीक है जी, स्टैंडर्ड ये होता है। दूसरा टर्म क्या है? कोस्टिंग। पहला क्या हुआ? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है?
एक बेंचमार्क सेट करना, एक लेवल सेट करना, राइट, प्री डिटरमाइन करना कि हम इतने समय में ये काम कर लेंगे, इतना मटेरियल लगेगा ये प्रोडक्शन करने के लिए, इतना टाइम मुझे लगेगा घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए, घर से ऑफिस के जाने के लिए। हम कहते हैं कि मान लो मैं अपने घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ, अगर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे पहुंच जाना चाहिए। जनरली ट्रैफिक वगैरह देखते हुए मुझे इतना देर में, इतने रास्ते जो डिस्टेंस है मुझे अपने घर से ऑफिस का, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का हमारा डिस्टेंस है, वो 20 मिनट में तय कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना मैंने कि 20 मिनट्स में मैं यहाँ से अपने घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुँच जाऊँगा। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड होता है जी। कोस्टिंग का मतलब क्या होता है जी? देखिए, कोस्टिंग हमने क्या किया, कोस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट असरटेनमेंट करना। हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहले लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं कोस्टिंग, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। कोस्टिंग देखिए, आपने मटेरियल कंट्रोल किया, लेबर कंट्रोल किया, ओवरहेड किया। अब इनमें आप लोग क्या कर रहे थे, कॉस्ट कंट्रोल ही तो कर रहे थे। कोस्टिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर 1 कॉस्ट असरटेनमेंट करना, नंबर 2 कॉस्ट कंट्रोल करना। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है जी। अब मटेरियल कंट्रोल चैप्टर आपने किया, उसमें आपने देखा ईओक्यू का कॉन्सेप्ट। ईओक्यू के कॉन्सेप्ट में आप क्या कर रहे थे, कॉस्ट कंट्रोल ही तो कर रहे थे। ईओक्यू का कॉन्सेप्ट क्या था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि एक ऑर्डर में इतना मटेरियल हमें मंगवाना है। किस लिए आप सोच रहे हो, डिसीजन मेकिंग वहां पे किस लिए कर रहे हो, मैनेजमेंट किस लिए कर रहे हो, कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे की जाए, कैसे करके कॉस्ट को कम किया जा सके, किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जा सके। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सेटिंग किया आपने। लेवल ऑफ सेटिंग में क्या था सर, लेवल ऑफ सेटिंग में हमने किया कि एक मिनिमम स्टॉक कितना रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखना चाहिए, एवरेज कितना रखना है, डेंजर स्टॉक लेवल कितना है, कितने यूनिट्स के बाद हमें नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देना है, हमारी फैक्ट्री में, स्टोर में कितने यूनिट रह जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड री ऑर्डर लेवल। ठीक है जी। तो ये सब क्या था, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कि भाई अगर अबव द मैक्सिमम स्टॉक लेवल से अगर ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल से अगर ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर बिलो द प्रोडक्शन, बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल अगर इन्वेंट्री रखेंगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस रुकने की वजह से क्या नुकसान हो जाएगा हमें, प्रोडक्शन प्रोसेस रुकने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी, फिक्स ओवरहेड जो कंटिन्यूसली हो रहे हैं वो होते रहेंगे, और बिना किसी प्रोडक्शन के हमारे को कॉस्ट चार्ज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो मतलब ओवरऑल क्या था हमारा पर्पस, कॉस्ट को कंट्रोल करना। लेबर में क्या किया आपने, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर किस लिए जानना चाहते थे बच्चों, लेबर टर्नओवर कॉस्ट कंट्रोल के लिए तो जानना चाहते थे कि क्या कारण है, क्या कारण है, कॉजेज क्या हैं लेबर टर्नओवर के। ठीक है जी। कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, रेम्युनरेशन एंड इंसेंटिव इसलिए देखना चाहते थे कि किसको किस हिसाब से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इसलिए था, कॉस्ट कंट्रोल के लिए था। मतलब क्या है, ओवरहेड था, जो ओवरहेड में भी आपने क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड जितने भी होते हैं उसको एलोकेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मशीन आर रेट, सब कुछ आप किस तरीके से क्यों देखना चाह रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पर कॉस्ट का मतलब, आपको कॉस्टिंग का मतलब समझ लग गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है जी। स्टैंडर्ड क्या है, एक जनरल लेवल सेट करना कोई भी काम को करने के लिए। ठीक है जी। हर पर्सन का, जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो मैं एक स्टैंडर्ड सेट करता हूं कि मेरे को ये सब टॉपिक जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल में जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं,
चाहे वो डिफ़िकल्ट है चाहे वो आसान है, वो मुझे बच्चों को समझाने हैं, कवर करने हैं, चाहे वो बिलो द लेवल स्टूडेंट है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सभी को एक समान समझना है। ये मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हर बच्चे को समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट समझाया जाए, उसके हिसाब से समझाया जाए, राइट। डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाए जाएं अपर द लेवल, मतलब जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की उस हिसाब से करवाया जाए, वो मैं सोच के चलता हूं। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग में हम क्या करने वाले हैं बच्चों। अब आपको चैप्टर का दोनों टर्म का मतलब पता लग गया, स्टैंडर्ड क्या होता है, कोस्टिंग क्या होता है, किस लिए दोनों काम आते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, कोस्टिंग का मतलब क्या है। ठीक है जी। अब ये जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग चैप्टर है बच्चों, इसमें हम करने क्या वाले हैं, पहले हम ये बात करते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी में चलते हैं थोड़ी सी। स्टैंडर्ड कोस्टिंग चैप्टर जो बच्चों है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, हमने जो कोस्ट इनकर किया, हमने जो कोस्ट इनकर करी, हमने जो सेल करी स्टैंडर्ड वाली, हमने पहले स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई इतना खर्चा आएगा प्रोडक्शन के लिए, इतना मटेरियल का, इतना लेबर का, इतना ओवरहेड्स का, इतनी हमारी एक्सपेक्टेड सेल होगी। ये स्टैंडर्ड हमने सेट किए। फिर हमने उनको एक्चुअल रिजल्ट लिया, एक्चुअल रिपोर्ट्स ली, रिजल्ट लिया, उन दोनों को कंपेयर किया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट को आमने सामने रख के कंपेयर किया। फिर उनमें डेविएशंस लिए, डेविएशंस देखे, डेविएशंस मतलब चेंजेस, वेरियांसेस यहां पे बोलते हैं, वेरियांसेस, डेविएशंस बोल सकते हो, डेविएशन को यहां पे वेरियांसेस बोलते हैं। डिफरेंस देखा, डिफरेंस मतलब किस चीज का देखा कि भाई हमने तो स्टैंडर्ड ये लिया था, एक्चुअल में ये है। अब उन दोनों का कारण जानना चाहेंगे। अब आप कोई चीज रिपोर्टिंग करते हो, रिपोर्टिंग का कारण तो होता है ना, इसलिए रिपोर्टिंग कर रहे हो। अब आप स्टैंडर्ड कोस्टिंग कर रहे हो, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है कि भाई हम जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो हमने सोच समझ के किए थे। अब एक्चुअल रिजल्ट में डिफरेंस आ गया स्टैंडर्ड के साथ। अब वो डिफरेंस किस चीज का आया है ये जानना चाहते हैं, क्या कारण है, कारण क्या है वेरियांसेस के पीछे। नंबर 2, कौन जिम्मेदार है भाई, कौन जिम्मेदार है इन वेरियांसेस के लिए, कौन जिम्मेदार है इन वेरियांसेस के लिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बताना होगा कि कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उस वेरिएशन के लिए, उस वेरियांसेस के लिए। ठीक है ना। मतलब क्या है, यहां पर क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी कि कौन जिम्मेदार है यहां पर। और तीसरा यहां पर एक और चीज कि भाई इससे हम जब हम वेरियांसेस देखेंगे, उसके रीजन जानेंगे, अथॉरिटी तय कर देंगे, फिर हमारे को हम उसके लिए कुछ मेजर्स भी ले पाएंगे, इंप्रूवमेंट के लिए मेजर्स भी ले पाएंगे। ठीक है जी। ये हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जी। इसलिए हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था स्टार्टिंग में, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, एस्टिमेट किया था, उसके साथ एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर किया जाएगा, कंपैरिजन करेंगे और फिर उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है वो बताएगा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। मतलब कि जी जो डिफरेंस है वो अच्छा है कि बुरा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी। डिफरेंसेस देखेंगे और उसके लिए मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे की जा सकती है, और कौन सी अथॉरिटी इस डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है जिनकी वजह से ये वेरिएशंस आई हैं। करेक्ट है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्टैंडर्ड कोस्टिंग। सबसे पहले
मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट। अब स्टैंडर्ड कोस्टिंग करने से पहले आपको स्टैंडर्ड कोस्ट तो पता होनी चाहिए ना कि स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड कोस्ट के बारे में ही जानेंगे। कहते हैं स्टैंडर्ड कोस्ट आर साइंटिफिकली प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए सिंगल यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ए सर्विस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एक साइंटिफिकली क्या होता है, सोच समझ के सब कुछ ज्ञान परख करके कोई भी चीज का प्राइस तय करना, कॉस्ट तय करना। ठीक है जी, कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक सर्विस को देने के लिए, या फिर इतने नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाने के लिए इतना खर्चा होगा, कि भाई एक यूनिट को बनाने के लिए इतना खर्चा होगा, या 10 के लिए इतना खर्चा होगा, 1 लाख के लिए इतना खर्चा होगा, वो बताना, प्री डिटरमाइंड करना। कहते हैं ICMAI लंदन क्या कहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेस्ड इन मनी। स्टैंडर्ड्स जो एक्सप्रेस किए गए हैं किसमें, मनी में। इट इज बिल्ट फॉर्म एन असेसमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। कहते ये क्या है, इट इज बिल्ट अप, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो बिल्टअप किस में की जाती है, बिल्टअप फ्रॉम एन असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट। कहते हैं इट्स मेन यूजेस आर प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कहते हैं इसके जो स्टैंडर्ड कॉस्ट के मेन यूजेस है ना, किसके लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट को परफॉर्मेंस मेजर के लिए सेट किया जाता है, तय किया जाता है। अब क्या होता है मैं आपको अपनी बताता हूं। जब भी मैं पेपर देके आता था, चाहे वो इंटरमीडिएट में चाहे वो फाइनल में, फाइनल के तो आप मानोगे मेरे पास आज की डेट में भी क्वेश्चन पेपर मैंने संभाल के रखे हुए हैं, जो मैंने सेकंड ग्रुप के और फर्स्ट ग्रुप के दिए थे। सेकंड ग्रुप के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आप मानोगे नहीं कि मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क्स दे दिए कि इतने मार्क्स आएंगे, और आप बिलीव नहीं कर सकते जितने मार्क्स मैंने लिखे थे उसके 5 से 10 का ही डिफरेंस होगा, हार्डली विद इन 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस होगा, वो टोटली वही थे। अब देखिए जब क्वेश्चन पेपर में मैं मार्क्स लगा रहा था, पेपर देने के बाद जब मैं मार्क्स लगा रहा था, वो देखा जाए तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई मेरे इस आंसर मैंने ये दिया है, आंसर मेरे हिसाब से जो मैंने आंसर लिखा है वो सही लिखा है, उसके इतने मार्क्स मुझे मिलने चाहिए, मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उतने ही आए। तो वो क्या था, वो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई इतने मार्क्स मुझे एक्सपेक्टेड मिलने चाहिए। ठीक है जी, और एक्चुअल के साथ मैंने कंपेयर किया तो वो डिफरेंस बहुत थोड़ा सा था, नाम मात्र ही था। ठीक है जी, इसलिए मैं कुछ नेगेटिव इंस्टीट्यूट के लिए नहीं कह सकता। अब कई बच्चों का आप लोग को, आपको भी पता है, सुना होगा आपने काफ़ी टाइम से कि बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि इंस्टीट्यूट गलत मार्किंग करती है। देखिए गलत मार्किंग जो है वो आज से नहीं चल रही, शुरू से ही चल रही है। ये कहने की बात है, आज अब सोशल मीडिया आ चुका है इसलिए बात उछल जाती है। हमारे टाइम पे कोई बात सामने ही नहीं आती थी। ठीक है ना, हमारे से 5 साल 10 साल पहले की बात करो, उस टाइम भी वही धक्का ही होता था बच्चों के साथ। बस फ़र्क ये है आज के टाइम पे आपके पास सोशल मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता था, इसलिए हमारी बात दब जाती थी। ठीक है ना, धक्का सबके साथ हुआ हुआ है बच्चा, सभी के साथ, आपके सीनियर्स के साथ भी, हमारे साथ भी, और सभी के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ भी, कहीं ना कहीं उसके साथ, हर बच्चे के साथ कहीं ना कुछ हुआ हुआ है। मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग में, स्टैंडर्ड कोस्ट किस लिए कहते हैं काम आती है, मेन यूज क्या होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे हमने मैंने क्या कहा, मैंने अपने स्टैंडर्ड मार्क्स सेट करे, फिर मैंने उसको एक्चुअल रिजल्ट के साथ, जो एक्चुअल मार्क्स मुझे मिले उसके साथ कंपेयर किया। मतलब ये स्टैंडर्ड कोस्ट किस लिए काम आई, एक्चुअल रिजल्ट के कंपैरिजन के लिए। ठीक है जी, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, वैल्यूइंग द स्टॉक
एंड एस्टेब्लिशिंग द सेलिंग प्राइस। ये सब चीज़ों के लिए, सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए और एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूजेस होता है। द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ टू पार्ट, स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट। कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के भी आपको पता है दो पार्ट हैं, स्टैंडर्ड और एक कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड कैन बी एस्टैब्लिश इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज लाइक मटेरियल एंड लेबर। बिल्कुल जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए भी फिक्स कर सकते हो आप और क्वालिटी के लिए भी। स्टैंडर्ड जो है क्वांटिटी के लिए भी फिक्स कर सकते हो और क्वालिटी के लिए भी। क्वालिटी के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि भाई बेंच मार्क सेट किया जा सकता है कि हाँ, हम जो है इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, हम जो सर्विस है इस क्वालिटी की सर्विस देंगे, ठीक है ना। और दूसरा स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? क्वांटिटी का, कि भाई हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए, ये भी तो स्टैंडर्ड ही है ना। हमने प्री डिटरमाइन किया कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए मटेरियल की, इतना लेबर लगनी चाहिए, इतनी ओवरहेड्स लगने चाहिए, इतने घंटे लेबर के लगने चाहिए, इतने घंटे मशीन चलनी चाहिए। तो ये भी क्या हुआ? स्टैंडर्ड ही हुआ ना। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इन्वॉल्व एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सो एस्टैब्लिश इन वैल्यूज। जो स्टैंडर्ड हम वैल्यूज में सेट करते हैं, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुआ? स्टैंडर्ड और कॉस्ट दो एलिमेंट से बना हुआ है। स्टैंडर्ड क्या है? जो हम सेट करते हैं, चाहे वो क्वांटिटी में हो चाहे वो क्वालिटी में हो, राइट। यहां पे हम क्वालिटी मेजरमेंट के लिए नहीं बैठे हुए, यहां पर हम किसके लिए बैठे हैं? क्वांटिटी मेजर्स के लिए और वैल्यू मेजर्स के लिए, वैल्यू कंपैरिजन के लिए। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैप्टर है ये, राइट। इवैल्यूएशन करने बैठे हैं, पहले स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ, फिर उसका क्या इंप्रूवमेंट ली जा सकती है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नीडेड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की आवश्यकता क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने का कारण क्या है, इसके पीछे क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करके हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, देखिए जब आप बिना किसी कंट्रोल के काम करते हो ना, तो आदमी बेलगाम घोड़े की तरह हो जाता है। कंट्रोल लगाना कहते हैं हर इंसान के ऊपर जरूरी है, अपनी हर आदतों के ऊपर कंट्रोल लगाना जरूरी है, राइट। मतलब क्या है, यहां पर हम कंट्रोल क्यों लगाना चाहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम क्या कंट्रोल लगाना चाहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम कंट्रोल ये लगाना चाहते हैं कि वही जो मटेरियल हमने तो सोचा था मटेरियल इतना खर्च होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, लेबर की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए थी, फैक्ट्री में मशीन इतने घंटे चलनी चाहिए थी, फैक्ट्री के खर्चे इतने आने चाहिए थे, पर एक्चुअल में कुछ और आए, ज़्यादा आए या कम आए। अब ज़्यादा आए तो क्यों आए, कम आए तो क्यों आए, पता तो करना पड़ेगा ना। आप लोग पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स का फर्ज बनता है जी, जरूर बनता है आपसे पूछने का कि बच्चों क्या पढ़ रहे हो। अगर नहीं वो पढ़े लिखे तो एटलीस्ट ये कंट्रोल लगाना बनता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। भाई हाथ में किताब पकड़ी हुई है, नीचे है एक हाथ में मोबाइल चल रहा है, नहीं, वहां पर भी कंट्रोल लगाना जरूरी है। क्योंकि डर जो है ना, वो आदमी को सही काम करने पे मजबूर करता है। डर होना चाहिए, ज़्यादा डर नहीं है मैं कह रहा, कंट्रोल जरूर होना चाहिए। क्योंकि कंट्रोल जब होता है तो हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, राइट। कंट्रोल हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मेरी बात से सहमत ना हो, पर यह चीज़ सच है। आज भी आप मानो या ना मानो, जो मान रहे हैं अच्छी बात है, तो नहीं मानते वो उनको आज नहीं तो कल ये बात माननी पड़ेगी। कंट्रोल जो है
हमारी लाइफ में भी ज़रूरी है, राइट। तो कंट्रोल यहाँ पर, अब आप बताएं कि यहाँ पर हम कंट्रोल लगाना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर कंट्रोल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम कंट्रोल लगा के नहीं पता करेंगे तो हम अपने टारगेटेड प्रॉफिट को कैसे अचीव कर पाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो तय करी थी उसको कैसे अचीव कर पाएंगे कि भाई पता ही नहीं लगेगा कि खर्चा सोचा कितना था हुआ कितना। ठीक है ना, जब आप बिना सोचे समझे काम करते हो, आप पढ़ना शुरू कर दिया, आपको पता लगा जो बिना प्लानिंग के काम करते हैं लोग, जो बिना प्लानिंग के बिना सोच के काम करते हैं लोग, वो पढ़ते जाते हैं जी, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आ रहा है चैप्टर करने में, मान लो मज़ा आ रहा है, चलते गए पता ही नहीं लगा टाइम कब निकल गया। ठीक है जी, तो एंड में क्या हुआ, यार ये क्या, ये तो टाइम तो बचा ही नहीं मेरे पास। फिर क्या होता है, बंदा कंफ्यूज, फिर घबराहट की वजह से हाथ पैर भूलने लग जाते हैं और बंदा गलत करना समझ आना भी बंद हो जाता है, जिससे बंदा फेल। अब कई टीचर आपने देखा होगा आपके जो एरिया में होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले तो आपको दिखाने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ाते जाते हैं, वो इतना ज़्यादा डिटेल में चले गए, इतना ज़्यादा एक दो चैप्टर समझा दिए कि एक दो चैप्टर को ही 3-3 4-4 महीने लगा दिए। कुछ टीचर ऐसे हैं, मैं नहीं नाम लूँगा, कि एक दो चैप्टर को ही 3-3 महीने लगा देते हैं। और आप सोचिए उसके बावजूद जब आप एक दो चैप्टर को 3 महीने लगा देंगे तो बाकी चैप्टर के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कहाँ टाइम मिलेगा आपके पास। तो एंड में होता क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में 45, 50, 55 मार्क्स ले लोगे, बाकियों में तो आप बर्बाद हो गए, फेल हो गए। जिससे क्या हुआ, ये क्या था, बिना प्लानिंग के, बिना कंट्रोल के काम किया हुआ था, इसलिए आप रह गए। अब देखिए, हम आपको नंबर ऑफ आवर्स बता देते हैं कि इतने आवर्स आपको लगेंगे, तो आप सेट कर सकते हो अपना स्टैंडर्ड, अपना टाइम सेट कर सकते हो कि मुझे इतने घंटे लगेंगे सर की कोस्ट की क्लासेस लगाने को, तो मेरा कोस्ट का सब्जेक्ट इतने दिनों में हो जाएगा, इतने महीने में हो जाएगा, तो मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट साइड बाय साइड या फिर इतने टाइम में ये कर सकता हूँ और इस कोस्ट को बाद में रिवाइज कर सकता हूँ इस तरीके से। जिससे क्या है, आपको आपके मन चाहा रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद होती है। जितनी आपने मेहनत की होती है, जितना आपकी एफर्ट्स होती है, उस एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद होती है। इसीलिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग नीड है, रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कोस्ट आर एस्टैब्लिश टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही मैंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड कोस्ट, जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो किस लिए है, हम स्टैंडर्ड क्यों तय करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के लिए, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए, ठीक है ना, टाइम पे समय पर सिलेबस खत्म करवाना किसकी जिम्मेदारी है, टीचर की। मैं खुद कहता हूं, अपने मुंह से कहता हूं कि टाइम समय से सिलेबस खत्म करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और समय से खत्म करना, उसको रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कोस्ट आर एस्टैब्लिश टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस of a responsibility center. Apart from the performance evaluation and cost control, standard costs are also used to valuing inventory where actual figures are not reliably available and to determine selling prices, particularly while preparing the quotations. इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी, जैसे हमने पहले भी बात करा, स्टैंडर्ड कोस्ट जो है इस्तेमाल होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, कोटेशंस के लिए। जब हमारे पास एक्चुअल प्राइस नहीं है तो स्टैंडर्ड प्राइस के बेस पर ही हम क्या है, कोटेशन दे सकते हैं, प्राइजेस रख सकते हैं। ठीक है जी, अगर हमारे पास एक्चुअल फिगर्स अवेलेबल नहीं है या रिलायबली फिगर अवेलेबल्स नहीं है। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग कहते हैं इज वाइडली एक्सेप्ट एज इट सर्व डिफरेंट नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, कहते हैं वाइडली एक्सेप्टेड है डिफरेंट नीड्स को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और स्टैंडर्ड कोस्टिंग कहते हैं प्रेफर्ड होती है, इज स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज प्रेफर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इन रीजंस की वजह से स्टैंडर्ड कोस्टिंग को प्रेफर किया जाता है। अब कौन कौन से कारण है जी, नंबर 1, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग।
सबसे पहला स्टैंडर्ड कोस्टिंग किस लिए प्रेफर किया जाता है, नीड क्यों होती है? नंबर एक, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। भाई हमें जब हम स्टैंडर्ड कोस्ट निकाल लेंगे, जिससे क्या है हम फ्यूचर में एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद हम उनका कंपैरिजन करके डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्पफुल होंगे। स्टैंडर्ड कोस्ट आर सेट आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रेजेंट कंडीशन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इनटू द कंसिडरेशंस। हेंस स्टैंडर्ड कोस्ट इज फ्यूचर कोस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, ऑर्डर और एक्टिविटी। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको कुछ और चीजें भी एक्स्ट्रा बताता हूं। यहां पर क्या बोला था कि स्टैंडर्ड कोस्ट जो है क्या है, फ्यूचर कोस्ट है। किसके लिए? कोस्ट एस्टिमेशन के लिए प्लस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, ऑर्डर या एक्टिविटी से। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से या ऑर्डर से या एक्टिविटी से हमें कितना खर्चा होने वाला है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो चीज बताती है। अब देखिए हमारा पॉइंट क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। पहला कारण क्या है स्टैंडर्ड कोस्टिंग को प्रेफर करने का, कि भाई हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। किस चीज़ की प्रेडिक्शन करते हैं? कि इस प्रोजेक्ट का इतना खर्चा होगा, इस एक्टिविटी का इतना खर्चा होगा, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना खर्चा होगा, इतनी अपना इनकम होगी। उस चीज़ के लिए हमारे क्या करते हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। करेक्ट है जी। अब देखिए एक चीज़ और साथ में बहुत अच्छी लिखी थी, प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को देखते हुए। अब जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ना, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं नंबर एक पास्ट को देखकर, पिछले साल का डेटा देखकर इस साल के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। पिछले साल के रिकॉर्ड को देखकर इस साल का मटेरियल का रेट, क्वांटिटी कितनी लगेगी, लेबर का रेट, कितने आवर्स लगेंगे, ओवरहेड, सब कुछ जो है पिछले पीरियड के, पिछले महीने, पिछले साल, पिछले क्वार्टर के पीरियड को देखते हुए अगले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड सेट पिछला नंबर एक पिछला रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, पिछले साल के रेट को देखते हुए तय किए जाते हैं। नंबर एक, सपोज कीजिए फ्लक्चुएशन हो रही है, पिछले साल के जो पिछले पीरियड के प्राइजेस के कंपैरेटिवली कुछ फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, रेट अप डाउन हो रहे हैं, उनकी वजह से फिर उसमें हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी चीज़ और ऐड कर देंगे कि उसमें फ्लक्चुएशंस कितनी हो सकती हैं, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं, उसको हम देखते हुए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। पहला, या तो फिर क्या है एग्जैक्टली अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होने वाली, तो पिछले साल का जो रेट होता है उसी को ही पिछले साल को बेस ले लेते हैं, हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं अगले साल के लिए। ठीक है जी। दूसरा, अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो फ्लक्चुएशन को कंसीडर करते हुए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। तीसरा, मान लीजिए हमें लगता है कि स्टैंडर्ड जो है, जो रेट जो है, प्राइजेस जो हैं कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, सीजन वाइज चेंज हो रहे हैं, मंथली में चेंज हो रहे हैं, क्वार्टरली में चेंज हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर कहते हैं एवरेज ले सकते हैं हम एवरेज ले सकते हैं। ठीक है जी। और कई बारी क्या होता है, प्राइजेस जो होते हैं, अब क्या होता है, कुछ अथॉरिटीज होती हैं, वो क्या है, प्राइस तय कर देते हैं। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि इतना कम से कम प्राइस देना पड़ेगा या इस प्राइस पे मिलेगी अवेलेबल। कोई मान लीजिए आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, बिजनेस है, हमारी बिजनेस एंटिटी ने, कंपनी ने किसी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपको 3 साल, अगले 3 साल इस रेट में मटेरियल मिलेगा, फिर तो हमें क्या है, हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं आसानी से कि भाई इस रेट पे हमें मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है जी। इन बेसिस पर हम क्या है, स्टैंडर्ड जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है, दूसरा रीजन क्या है स्टैंडर्ड कोस्टिंग का,
प्रोवाइड टारगेट टू बी अचीव्ड। बिल्कुल जी, हम स्टैंडर्ड किस लिए सेट कर रहे हैं कि हम जब तक टारगेट नहीं रखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप टारगेट नहीं रखोगे कि भाई मैं इतने देर में पहुंच जाऊंगा यहां से ऑफिस के लिए, मुझे क्या है इतने 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में मुझे क्या है कोस्टिंग की क्लासेस खत्म करनी है। तो आप अपना अचीव कैसे करोगे टारगेट? तो इसलिए यूज होता है स्टैंडर्ड टारगेट को अचीव करने के लिए। तीसरा, यूज्ड इन बजटिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। कहते स्टैंडर्ड कोस्ट आर यूज्ड टू सेट बजट्स एंड बेस्ड ऑन दीज बजट्स मैनेजरियल परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड। दिस इज टू बेनिफिट्स। One manager of a responsibility center will not compromise with the quality to fulfill the budgeted quantity. And second, the variances can be traced with the responsible department. ठीक है ना? एक तो क्या होगा, हमें पहला बेनिफिट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी। कोई भी जो व्यक्ति है, जो कोई भी मैनेजर है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। वो डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूं, मैं अकेला थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी और क्या है, आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी तय भी हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा क्वालिटी के साथ और क्वांटिटी के साथ भी। ठीक है जी। और चौथा है इंटीरियम प्रॉफिट मेजरमेंट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब देखिए, फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये होगा, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हम इसी के थ्रू ही कर सकते हैं। राइट, ये हमारे कुछ रीजन है जिनकी वजह से स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, इस्तेमाल की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अब कहां कहां पे किस लिए एप्लीकेशन होती है स्टैंडर्ड कोस्टिंग की? कहते प्रोजेक्टिंग द प्रॉफिट लेवल ऑफ द बिजनेस एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, कहते हैं ये प्रोजेक्ट करने के लिए होती है प्रॉफिट बिजनेस एंटिटी का किसी भी लेवल पर, एट द लेवल एनी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, टू हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन इफेक्टिवली, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल जी, ये हम पहले पॉइंट से ही बात करते आ रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड कोस्ट है ये प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पार्ट है। प्लानिंग किस चीज़ की, हम पहले ही प्लान करके चल रहे हैं कि इतना कॉस्ट लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, मटेरियल की इतनी क्वांटिटी लगेगी, इतना रेट होगा मटेरियल का, लेबर का इतना रेट होगा, इतने घंटे लगेंगे। राइट, सब कुछ हम प्री डिटरमाइन कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएशन के लिए, कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। नंबर 3, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द कॉस्ट इफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेज और डिक्रीज बाय द सर्टेन परसेंटेज। इम्पैक्ट क्या होगा कॉस्ट का, अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, जितनी हमने सोची थी उससे बढ़ जाती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल जी, हमें परफॉर्मेंस की जो एफिशिएंसी है वो पता लग जाती है कि हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं। टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट। बिल्कुल सही बात, हर सेगमेंट की, प्रोडक्शन की, सेल्स मैनेजर की, परचेज मैनेजर की, लेबर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट की, सभी सेगमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाती है और हमें परफॉर्मेंस भी पता लग जाती है, क्योंकि हम जब वेरिएंसेस करेंगे, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जो वेरिएंसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे बच्चों। देखिए, वेरिएंसेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू वेरिएंसेस, एक होते हैं कॉस्ट वेरिएंसेस। वेरिएंसेस रेवेन्यू वेरिएंस में कौन से हो गए, सेल में क्या देखे जाते हैं, सेल में जो वेरिएंस लिया जाता है वो
बजटेड और एक्चुअल इंफॉर्मेशन का, बजटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट का वेरियांस लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है जी, बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट वेरियांस। कॉस्ट वेरियांस 3 टाइप के होते हैं बच्चों। मटेरियल वेरियांसेस, लेबर वेरियांसेस, और तीसरा है ओवरहेड वेरियांस। ओवरहेड वेरियांसेस आगे 2 सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड वेरियांसेस। ठीक है जी, ये हमारे इतने टाइप के बच्चों हमारे को वेरियांसेस होते हैं। ठीक है जी, अब बच्चों बात करते हैं जिसकी वजह से ये टाइप्स ऑफ वेरियांसेस की बात छिड़ी थी, ईच सेगमेंट की। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर हम मेजर क्या करते हैं, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट। अब देखिए सेल में वेरियांसेस किस वजह से आए, उसके लिए सेल्स मैनेजर जिम्मेदार होगा। परचेज में, मटेरियल में 2 बंदे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक परचेज मैनेजर किसके लिए? रेट के लिए। परचेज, देखिए मटेरियल का रेट, किस रेट पे मटेरियल मिलेगा आपको कौन बताएगा? परचेज मैनेजर ही बताएगा ना, मार्केट की सिचुएशन देखकर। क्या हमें मटेरियल का जो रेट है कौन से रेट पे मटेरियल पे मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सपोर्ट प्राइस है उस पर मिलेगा, अथॉरिटी बताएगी, या फिर हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है, या फिर पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग, पिछले साल का जो रिकॉर्ड देख के स्टैंडर्ड हम बता सकते हैं कि इतना प्राइस पे मटेरियल मिलेगा, या फिर हमारा किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसको देखते हुए हम मटेरियल का प्राइस बताएंगे। ठीक है ना, तो परचेज मैनेजर बताएगा अपने एक्सपीरियंस से कि किस रेट पे हमें मटेरियल मिल सकता है। नंबर 2 प्रोडक्शन मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है? प्रोडक्शन मैनेजर के साथ यहाँ पे जिम्मेदारी ये है, प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा कि भाई इतने यूनिट, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 यूनिट रॉ मटेरियल के लगेंगे, 3 लगेंगे, 1 लगेगा, आधा लगेगा, 1.5 लगेगा, कितना लगेगा, ये सब कुछ बताएगा वो। मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन सेगमेंट के लिए, प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार होगा इस सेगमेंट के लिए। लेबर वेरिएंसेस के लिए कौन? एचआर डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। ओवरहेड के लिए जो पोस्टिंग डिपार्टमेंट है, और ओवरऑल कॉस्ट के लिए, करेक्ट, ओवरहेड के लिए जो फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री में जो फिक्स ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड है, उनके लिए अलग अलग पर्सन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है जी, वो आगे जाके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम ओवरहेड वेरिएंसेस करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, हर सेगमेंट के लिए हर एक अलग अलग बंदा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, करेक्ट है। टू आइडेंटिफाई एंड मेजर ऑफ वेरिएंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। कहते हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो एप्लीकेशन होती है किस लिए होती है? आइडेंटिफाई करने के लिए
और मेजर करने के लिए वेरियांसेस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। कहते हैं हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करते हैं, वेरियांसेस, कहाँ कहाँ पे वेरियांस हो रहे हैं, वेरियांस किस चीज में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। वेरियांस बोलते किसको है, पहली बात बच्चों, वेरियांस जो बोलते हैं ना, वेरियांस और डिफरेंस एक ही चीज है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट। स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड वेरियांस, दैट इज कॉल्ड वेरियांस। अब वेरियांस कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बता देते हैं जी आपको। वेरियांस बच्चों 4 टाइप के होते हैं। पहला कंट्रोलेबल, दूसरा अनकंट्रोलेबल, तीसरा फेवरेबल और चौथा अनफेवरेबल। ये कुल मिला के 4 तरीके के वेरियांसेस होते हैं। पहला क्या है, कंट्रोलेबल वेरियांस। कंट्रोलेबल वेरियांस क्या होता है, अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात होती है, कोई चीज जो हमारी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी की लिमिट्स में है, कंट्रोल में है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल वेरियांस। अब क्या है, हमने सोचा था, प्रोडक्शन मैनेजर ने सोचा था कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 110 यूनिट्स रॉ मटेरियल के लगेंगे, और एक्चुअल में कितने लगे, 120 लगे। 100 100 आउटपुट के लिए 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए हमने सोचा था कि, एक्सपेक्ट किया था, स्टैंडर्ड ही कह सकते हो आप, स्टैंडर्ड सेट किया था कि 100 यूनिट, सॉरी 110 यूनिट्स रॉ मटेरियल के लगेंगे। बट एक्चुअल इनपुट जो कंज्यूम हुआ या यूज्ड हुआ वो 120 यूनिट के लिए हुआ। ठीक है जी, तो यहां पे रिजल्ट क्या निकला बच्चों, यहां पे रिजल्ट ये निकला, डिफरेंस आया है जी, डिफरेंस आया है, या फिर आप कह सकते हो वेरियांस आया है। किस चीज का वेरियांस आया है, वेरियांस आया है कि हमारी जो इतनी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा या यूज़ करी गई है, आपके द्वारा ज़्यादा यूज़ करी गई है, या फिर वेस्टेज ज़्यादा की गई है, जो क्या था, विद इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। कंट्रोल जो था इसका ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में था, जिसको क्या है, जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जो हमारी परफॉर्मेंस थी
उसको इम्प्रूव करके इस लॉस को अवॉइड किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल वेरियांस। दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल वेरियांस। पहला क्या है? कंट्रोलेबल वेरियांस, जो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या है? मेजर्स लेकर, उनके मेजर्स लेकर, स्टेप्स लेकर हम क्या है? उस वीकनेस को रिमूव कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उस वीकनेस को रिड्यूस कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक होता है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल वेरियांस क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमारे कंट्रोल में कौन सा नहीं है? अब मार्केट में जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मान लीजिए कोई सडनली स्ट्राइक हो जाती है, कोई लॉकआउट हो जाता है, राइट? सडनली लॉकआउट हो जाता है, कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई भी अनसर्टेन कंडीशंस, इवेंट्स राइज हो जाते हैं, राइट? कोई राइट्स वगैरह, दंगे वगैरह हो जाते हैं एरिया में। अब वो क्या है? अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनकी वजह से क्या हुआ? मटेरियल, लेबर वगैरह की अवेलेबिलिटी शॉर्टेज हो गई और उसका रेट बढ़ गया, हमें मिला नहीं, जिसकी वजह से जो प्राइजेस है या कॉस्ट है जो इंक्रीज हो गई। दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल वेरियांसेस। तीसरा बच्चों क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? फेवरेबल वेरियांस और अनफेवरेबल। फेवरेबल वेरियांस को आप सिंपली फॉर्म में कह सकते हो जो प्रॉफिटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए हम बोलते हैं फेवरेबल वेरियांस। अनफेवरेबल वेरियांस जो नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक है जी। फेवरेबल क्या हो गया? जो क्या है? प्रॉफिटेबल है। और अनफेवरेबल कौन सा हो गया? नॉन प्रॉफिटेबल। अब देखिए, जब वेरियांस फेवरेबल होता है तो उसके लिए हम जो भी आंसर आता है उसके ब्रैकेट में लिखते हैं फेवरेबल, एफ। और जब अनफेवरेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम माइनस नहीं यूज करते, एडवर्स यूज करते हैं, एडवर्स यूज करते हैं। ठीक है जी, एडवर्स वर्ड यूज किया जाता है। करेक्ट है जी। ये आपके कुल मिला के वेरियांसेस थे और टाइप्स ऑफ वेरियांसेस थे। ठीक, चलिए जी आगे। चलिए सर, आगे है टू डिजाइन परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम टू एनकरेज एम्प्लॉइज टू पार्टिसिपेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसकी एप्लीकेशन और किस लिए होती है? डिजाइन करने के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, कि भाई परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एक बन जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम क्या है? एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम बना पाएंगे और एम्प्लॉई को एनकरेज कर पाएंगे कि भाई वो पार्टिसिपेट करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इतने नंबर ऑफ आवर्स क्यों लगे? हम अपने एम्प्लॉइज से पूछ रहे हैं, लेबर से पूछ रहे हैं कि भाई हमने तो यार अंदाजा लगाया था काम के हिसाब से इतने घंटे लगने चाहिए थे, ये जो हमारा जॉब है ये 100 आवर्स में हो जाना चाहिए था, पर आप लोगों ने तो 150 आवर्स लगा दिए। ऐसा क्यों हुआ? कारण बताइए, बैठिए, हमें इनके रीजंस बताइए, किन वजह से 50 आवर्स जो है एक्स्ट्रा लगे हैं। आप हमारी भलाई के लिए काम कीजिए, हम आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। आप हमें रीजंस बताइए, क्या आपको कठिनाइयां आ रही हैं जिसकी वजह से जो काम जो है हमारा गलत, इतना ज़्यादा वेरियांसेस हो रहा है और इतना ज़्यादा हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल हो रहा है, लॉसफुल हो रहा है हमारे लिए। तो इसके लिए कुछ बताइए कि कहाँ पर कमी आ रही है, किस जगह पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इससे क्या है वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी, राइट? पार्टिसिपेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट होगी एम्प्लॉयज़ की, एनकरेज होंगे पार्टिसिपेट के लिए, उनको भी होगा कि हमने पार्टिसिपेट किया है, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे अच्छा काम करने के लिए। ठीक है जी। और हमें भी पता लगेगा कहाँ पे वीकनेस रह गई है, हमारी तरफ से रह गई है या लेबर की तरफ से कोई गलती हुई है। ठीक है जी।
ये एप्लीकेशन हो सकती हैं इन जगह पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जिसकी वजह जो क्या है प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकती है, एम्प्लॉइज को एनकरेज करने के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट तय करने के लिए, एक कोटेशन प्राइस फिक्सिंग के लिए, राइट, इन सभी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एप्लीकेशन हो सकता है। अब फीचर्स क्या है फटाफट पढ़ेंगे। द फैक्ट दैट स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट, बिल्कुल ठीक है जी, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं एस्टिमेट के बेस पर ही होते हैं। मैंने बताया ना एस्टिमेट किस तरीके से, एस्टिमेट हो सकता है पिछले साल के रिकॉर्ड के बेस पर, जो एस्टिमेटेड अगले साल की नेक्स्ट पीरियड की फ्यूचर में क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं उसके बेस पर, जो अगर हमने कोई प्राइस एग्रीमेंट किया हुआ है उसके बेस पर हो सकता है, एस्टिमेट ही है। स्टैंडर्ड विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, बिल्कुल ठीक है जी, कंडीशन अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कंडीशन ये चेंज हो सकती है, प्राइस इतना इंक्रीज हो सकता है, तो हम उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, मान लीजिए हमें लगता है कि पहले हम 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल खरीदते थे, अब उसमें 10% इंक्रीमेंटल आ सकता है, तो हम 10 का 10% कितना हो गया, 11 हो गया, 11 रुपीज़ का रेट ले लेंगे स्टैंडर्ड 10 की जगह पे, 10 की बजाय 11 रुपये रेट ले लेंगे। नंबर 3, इट प्रोवाइड कंटिन्यूअल इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉय टू कीप कॉस्ट एंड performance in line with the predetermined standard. A standard cost system help focus management attention on the following questions and their causes. बहुत अच्छा पॉइंट है जी, कहते हैं जो स्टैंडर्ड कोस्ट सिस्टम है ना, एक बहुत अच्छी मदद करेगा मैनेजमेंट की और फोकस करेगा मैनेजमेंट की अटेंशन इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर और उनके कारण क्या है। ठीक है जी, कौन कौन से क्वेश्चन है जी। नंबर 1, मटीरियल वर मटीरियल परचेज एट ए प्राइस अबव और बिलो द स्टैंडर्ड, कि मटीरियल जो हमने स्टैंडर्ड तय किया था उस प्राइस में मिला है या उससे कम पे मिला है या ज़्यादा पे मिला है। मटीरियल जो यूज़ हुआ है इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मटीरियल जो हमने सोचा था कि इतने क्वांटिटी लगेगा और उससे कम लगा या ज़्यादा लगा है। लेबर जो है, रेट जो है, हमने सोचा था इतने पे पर आवर के अकॉर्डिंग देंगे, इतने पे दिहाड़ी के अकॉर्डिंग देंगे, पर पे करनी पड़ी इतनी या उससे कम पे करनी पड़ी, उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें। और किस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि लेबर जो है अमाउंट जो है ओवरऑल जो कॉस्ट थी, लेबर कॉस्ट थी हमने सोची थी उससे कम है लगी है या ज़्यादा लगी है। इन सभी क्वेश्चन का बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा किसके थ्रू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। ठीक है जी। अब लास्ट है, कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमारे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मिलते हैं, कुछ फायदे। अब फायदे कौन कौन से हैं। नंबर 1, इट सर्व एज ए बेसिस फॉर द मेजरिंग द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट कंट्रोल, बिल्कुल ठीक जी, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हमें क्या है, एक बेसिस मिल जाता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट को डिटरमाइन करने का, कि किस लेवल पर हम काम कर रहे हैं और किस जगह पर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसके थ्रू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है। नंबर 2, हमें मदद मिलती है प्राइस फिक्सेशन के लिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं, कोटेशन के लिए, प्राइस फिक्सेशन के लिए, सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए, टेंडर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम कॉस्ट प्रेडिक्ट कर लेते हैं, प्राइसिंग फिक्स कर सकते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटीज, इवैल्यूएशन ऑफ जॉब्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव्स, कितने इंसेंटिव दिए जाएं, कितने ना दिए जाएं। जॉब वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ इवैल्यूएशन एंड स्केल ऑफ वेजेस फिक्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व। कहते हैं जो स्केलिंग जो है वेजेस की, वो भी तय की जा सकती है किसके बेस पर, इसी के स्टैंडर्ड के बेस पर तय की जा सकती है कि उन्हें, अब देखिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, इंसेंटिव दे दिए जाएंगे। ठीक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद द ग्रेटर एक्यूरेसी, बिल्कुल जी। हमें मान लीजिए एक नया प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसको हमने कभी बनाया नहीं, पहली बार एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम पूरे सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको बिठा के
पूछेंगे कि हाँ जी मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगेगी, लेबर कितनी लगेगी, ओवरहेड्स कितने लगेंगे, सेल का प्राइस क्या होगा, वो सभी हम इंफॉर्मेशन गेन करके हम क्या है कॉस्ट भी पता कर सकते हैं और प्राइस भी पता लगा सकते हैं और हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है इससे नए प्रोडक्ट से, वो सब कुछ हमें पता लग सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मदद से। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्लस प्रॉफिट वैल्यूएशन दोनों के लिए प्री डिटरमाइंड हम कर सकते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और प्रॉफिट मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है जी। और क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्या है प्लानिंग में यूज होती है, बजटिंग में और डिसीजन मेकिंग में, ये भी हम पहले ही बात कर चुके हैं। राइट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस। राइट, इट इंप्रूव्स ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। बिल्कुल ठीक जी। कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करती है, यूज्ड होती है किस लिए, प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ऑपरेशन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, प्रोसेसेस की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। राइट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस लिए यूज होती है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, किस चीज़ के, प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, ऑपरेशन की, और कैसे उसकी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल की जाए, कैसे उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो इंप्रूव की जाए और कैसे उसकी कॉस्ट को कंटिन्यूसली कंट्रोल किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ठीक है जी। और कहते हैं इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट टू बी अचीव बाय ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर। बिल्कुल ठीक जी। डिपार्टमेंटल मैनेजर की हर लेवल ऑफ, हमने पढ़ा था ना, ईच सेगमेंट लेवल पर यहां पर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। और लास्ट क्या है, सेकेंड लास्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट एज ए यूनिफॉर्म बेसिस फॉर कंपेरिजन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। मैक्सिमम यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्लांट फैसिलिटी, करंट एसेट इज अश्योर्ड बिकॉज वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लॉस ड्यू टू द आइडल टाइम आर क्लोजली कंट्रोल। कहते हैं जो वर्किंग कैपिटल का भरपूर इस्तेमाल होगा, कोई भी किसी तरीके से मटेरियल का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेबर का, राइट, और फिक्स एसेट्स का किसी तरीके से नहीं होगा, जिससे क्या होगा जो वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के लिए उसका सही यूजेज होगा। राइट, अभी तक देखो बच्चों, आगे चलने से पहले अब पहले सबसे पहले हम बात करते हैं पूरी की पूरी जो हमने अभी तक का लेक्चर करा है जिसमें हमने क्या क्या किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। पहली बात तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बच्चों किस लिए है, नंबर एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट किसके लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होगी, हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। राइट, पहले क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, देन अप्रेजल करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे कि रिजल्ट हमारा फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपैरिजन करेंगे पहले और फिर हम क्या करेंगे, अप्रेजल करेंगे। राइट, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 4 तरीके के वेरिएंस होते हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। अब इसको आप भूल जाइए, ये एक साइड है। अब वेरिएंसेस इसके अलावा 2 तरीके के और होते हैं, कौन से, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या है, फेवरेबल कौन से हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं, अनफेवरेबल नॉन प्रॉफिटेबल हैं। अनफेवरेबल वेरिएंस कौन से हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, मतलब लॉसफुल हैं। अब लॉसफुल कब होंगे, प्रॉफिटेबल कब होंगे, फेवरेबल मतलब कब होंगे, एडवर्स कब होंगे वेरिएंसेस। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, वेरिएंसेस फाइंड आउट करने जा रहे हैं किस चीज़ के, जो स्टैंडर्ड हमने कॉस्ट ली थी और एक्चुअल कॉस्ट ली थी उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल
इज इक्वल टू वेरियांस। नाउ वेरियांस में भी फेवरेबल, अनफेवरेबल। फेवरेबल, अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होगा? फेवरेबल कब होगा? जब मैंने आपको बोला कि जब प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल कब होगा? अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट आएगी, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 50 रुपये आएगी। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 50 रुपये आएगी। बट एक्चुअल कॉस्ट जो आई वो कितनी आई? 60 रुपीज़। अब आपको साफ बताने की जरूरत है कि यहाँ पर फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। आपको साफ पहली बात तो पता लग रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हुआ है। जब खर्चे ज़्यादा होते हैं तो अनफेवरेबल ही होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस नहीं लिखना, यहाँ पर -10 नहीं लिखना। जब आपने क्या लिखना है? एडवर्स। 10 ए लिख लीजिए या 10 ब्रैकेट में ए लिख दीजिए। ठीक है जी। तो ये एडवर्स का मतलब नेगेटिव ही होता है। एडवर्स का मतलब क्या है? 10 रुपये खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा ज़्यादा होने से क्या हुआ? लॉसफुल हो गया। ठीक है जी। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? स्टैंडर्ड कितना था? 50 रुपये। एक्चुअल कितना है? 60 रुपये। तो 10 रुपये क्या हो गया? एडवर्स। दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल वेरियांस, नेगेटिव, एडवर्स। एडवर्स बोलोगे आप, लिखोगे एडवर्स। अनफेवरेबल बोलिए, नेगेटिव बोलिए, राइट। एडवर्स बोलिए, एक ही बात है। और लिखना आपने ए है। ठीक है जी। ये आपका मेजर करने का तरीका है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है जी। अब इसके फायदे क्या हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए काम आता है, प्रॉफिट वैल्यूएशन के लिए, प्राइस फिक्सेशन के लिए, टारगेटेड प्रॉफिट अचीव करने के लिए, राइट, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, टारगेटेड कॉस्ट सेट करने के लिए। इससे क्या है? एम्प्लॉयज़ जो हैं मोटिवेट, एनकरेज करते हैं हम उनको, जब हम इनको साथ में बिठाते हैं कि भाई आप भी हमारे साथ क्या करिए, हमें सजेशंस दीजिए कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाए, राइट। अब मेन बात आती है प्रैक्टिकल की, जहाँ पर बच्चों हम 4 तरीके के वेरियांस, वैसे आप बोलोगे 3 तरीके के वेरियांस। जैसे मैंने आपको बोला कि वेरियांस कौन कौन से करने वाले हैं हम, ये वाले वेरियांस हैं। कॉस्ट वेरियांस जो हैं, ये कॉस्ट वेरियांस हैं आपके। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट वेरियांस। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? सभी कॉस्ट की, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की, अलग अलग पार्ट की अलग अलग वेरियांस करने वाले हैं कि भाई मटेरियल सेगमेंट में कौन कौन सी चीज़ों में वेरियांस, मतलब जो स्टैंडर्ड हमने कॉस्ट तय की थी उसका डिफरेंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों का क्या डिफरेंस है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसके लिए मेजरमेंट लिए जा सकते हैं, क्या रीजंस हैं, वो सब बताए जाएंगे इसमें मटेरियल वेरियांसेस में। लेबर के रिलेटेड लेबर वेरियांस में, ओवरहेड के ओवरहेड वेरियांस। ठीक है जी। अगले 3 लेक्चर हमारे इंडिविजुअली इन्हीं वेरियांसेस के ऊपर ही होने वाले हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में एक बेस क्रिएट हो गया होगा कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके हम क्या करने वाले हैं, रिजल्ट दिखने वाले, कंपैरिजन करने वाले हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपैरिजन करके रिजल्ट ड्राइव करना
डिराइव करना चाहते हैं, करने वाले हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकला। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एक्चुअल से ज़्यादा आई, उससे क्या होगा हमारे लिए प्रॉफिटेबल। कब होगा? जब वो फेवरेबल होगा। फेवरेबल होगा तो प्रॉफिटेबल है, अगर नेगेटिव होगा तो अनफेवरेबल है, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल होगा, एडवर्स उसको बोलेंगे। ठीक है जी, उसको एडवर्स बोलेंगे हम। करेक्ट है जी। तो आई थिंक आपको बेसिक समझ आ गए होंगे। अब वन बाय वन हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते जाएंगे और उसमें हर कॉन्सेप्ट में इंडिविजुअली हर सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं उसमें डिस्कस करके आगे उनके फॉर्मुलेशन और कॉन्सेप्ट साथ साथ समझते जाएंगे। तो इस पार्ट में इतना ही बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।